केबीथन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं समूह तनाव। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समूह तनाव को समझने से पहले हम तनाव क्या है इसको समझ लेते हैं, यानी टेंशन क्या है। कोलमैन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अर्थों में तनाव दबाव, बेचैनी और चिंता की अनुभूति है। यानी जब व्यक्ति दबाव, बेचैनी और चिंता महसूस करता है तो इसका अर्थ है कि वो तनाव में है, वो टेंशन में है। ये जो दबाव, बेचैनी और चिंता होती है जब एक व्यक्ति के साथ होती है, यानी एक व्यक्ति इस स्थिति में होता है तो उसे व्यक्तिगत तनाव कहते हैं, यानी पर्सनल टेंशन कहते हैं। लेकिन जब यही स्थिति पूरे समूह के साथ होती है, यानी समूह के सभी लोगों के साथ होती है, तो इसे समूह तनाव कहते हैं। यानी जब तनाव से पूरा समूह गुजर रहा होता है या पूरा समूह तनाव महसूस कर रहा होता है, इस स्थिति को समूह तनाव कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक समाज में विभिन्न समूह होते हैं। ये समूह विभिन्न आधारों पर बनते हैं, जैसे धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्तर। इन आधारों पर जो विभिन्न समूह बनते हैं, इनके मध्य यानी इन समूहों के बीच में जो भी तनाव उत्पन्न होता है वो समूह तनाव होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जहां अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र और जातियां हैं। ये जो धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा और जातियों के आधार पर समूह बने होते हैं, इन समूहों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा और पहनावा अलग होता है। और यही जो विभिन्नता है, यही जो विविधता है, ये कहीं ना कहीं इनके बीच में सामाजिक दूरी उत्पन्न करती है और इसी के कारण समूह तनाव उत्पन्न होता है। समूह तनाव के प्रकार की बात करें तो समूह तनाव 4 प्रकार का होता है। जातिगत समूह तनाव, सांप्रदायिक समूह तनाव, भाषागत समूह तनाव और क्षेत्रगत समूह तनाव। इन सबके बारे में डिटेल आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। समूह तनाव के सामान्य कारणों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। समूह तनाव के कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। सबसे पहले हम सामान्य कारणों के बारे में जानते हैं। सामान्य कारणों में पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। अगर हम भारत के इतिहास पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि भारत में विभिन्न संप्रदायों के लोग दूसरे देशों से आए और उन्होंने शक्ति और हिंसा के बल पर यहाँ के निवासियों का शोषण किया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर वे लोग यहीं की संस्कृति में रच बस गए और साथ साथ रहने लगे। लेकिन विभिन्न अवसर ऐसे आते हैं जब इन समूहों में जो भी ऐतिहासिक कारण थे कि बाहर से आकर हिंसा के द्वारा यहाँ के लोगों का शोषण करना, इन कारणों से इन समूहों में तनाव उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन विभिन्न समूहों में, विभिन्न संप्रदायों में तनाव उत्पन्न करते हैं पूर्वाग्रहों के कारण, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। सामाजिक कारण, भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है और हर वर्ग के अपने रीति रिवाज, प्रथाएं, खान पान, रहन सहन, परंपराएं और पहनावा है। ये एक दूसरे से भिन्न है। जो भी परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। ये जो विभिन्नता होती है, ये विभिन्नता इन समूहों की जो विचारधाराएं हैं इनको विपरीत दिशाओं की ओर मोड़ देती है, जिससे इनमें विरोध और तनाव उत्पन्न होता है। ये तो था एक कारण। लेकिन अगर हम सामाजिक कारणों में दूसरी तरफ नजर डालें तो एक कारण ये भी है कि विभिन्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। एक धर्म या एक जाति दूसरे धर्म या दूसरी जाति को नीच समझता है और ये जो ऊंच नीच की भावना है ये आपस में भेदभाव उत्पन्न करती है, जिससे समूह तनाव उत्पन्न होता है। भौगोलिक कारण, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक वातावरण में जो लोग रहते हैं वे अपने भौगोलिक क्षेत्र को अन्य लोगों के भौगोलिक क्षेत्र से उच्च समझते हैं। भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान, कहीं समुद्र, कहीं मैदान। तो जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं इनमें रहने वाले लोग अपने आप को दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अच्छा
और श्रेष्ठ समझते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग भौगोलिक वातावरण में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज, खान पान जो होता है वो दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलग होता है। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र का व्यक्ति अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को दूसरे वर्गों के या दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों की रीति रिवाजों और परंपराओं से श्रेष्ठ समझता है। इससे आपस में तनाव उत्पन्न होता है और इस तनाव को क्षेत्रवाद समूह तनाव कहते हैं। धार्मिक कारण, भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इनके जो धार्मिक विचार हैं वो दूसरे धर्मों के अनुयायियों से पृथक होते हैं। इसी कारण अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के आपस में विचार नहीं मिलते, जिससे इनमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास, द्वेष, भय, संदेह, घृणा, विरोध का भाव उत्पन्न होता है। एक धर्म के लोग अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन दूसरे के धर्म को निम्न कोटि का समझते हैं या अपने से कमतर समझते हैं। ये लोग विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिससे समूह तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इस प्रकार का समूह तनाव सांप्रदायिक तनाव कहलाता है। आर्थिक कारण, आर्थिक स्थिति पर समाज में दो वर्ग बनते हैं, धनी और निर्धन वर्ग। निर्धन वर्ग जो होता है वो धनी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शोषक समझता है, यानी उनको लगता है कि धनी वर्ग के व्यक्ति उनका शोषण करते हैं, और जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को यानी निर्धन वर्ग के लोगों को घृणा और उपेक्षा की नजर से देखते हैं। इस कारण से इन दोनों वर्गों में समूह तनाव उत्पन्न होता है। इसी तरह हम आर्थिक स्थिति पर अगर औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर दो वर्ग बनते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग शोषक वर्ग कहलाता है और श्रमिक वर्ग शोषित वर्ग कहलाता है। इन दोनों के बीच में भी अपने अपने हितों को लेकर तनाव होते हैं क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं। राजनीतिक कारण, भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं और ये दल सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। हर दल दूसरे राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचता रहता है। इसके कारण भी समूह तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो वोटों की करते हैं, यानी धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर उन्हें आपस में लड़वाने का काम करते हैं और साथ ही साथ उनसे वोट प्राप्त करने के लिए धर्म और जाति को बढ़ावा देते हैं। इससे भी समूह तनाव उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक कारण, प्रत्येक समुदाय की या समूह की अपनी संस्कृति होती है, उसकी रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, साथ ही धर्म, भाषा आदि होते हैं, वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ये जो विभिन्नता होती है इसके कारण एक वर्ग दूसरे से अपने आप को अलग समझने लगता है। ये अलगाव की स्थिति समूह तनाव उत्पन्न करती है। कारणों को जानने के बाद अब हम समूह तनाव के सामान्य कारणों के साथ में मनोवैज्ञानिक कारणों को जानना भी आवश्यक है। इनमें पहला मनोवैज्ञानिक कारण है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह होता क्या है पहले ये समझ लें। पूर्वाग्रह से तात्पर्य किसी व्यक्ति, समूह या विचार के बारे में बिना ठीक तरह से जांच पड़ताल किए अनुकूल या प्रतिकूल निर्णय लेने से है। यानी जब हम किसी समूह, व्यक्ति या विचार के बारे में ठीक प्रकार से जाने बिना ही कोई निर्णय ले लेते हैं, वो निर्णय चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। व्यक्ति जिस भी समूह का सदस्य होता है उस समूह के दूसरे लोग ही व्यक्ति को पूर्वाग्रही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो समूह के अन्य व्यक्ति होते हैं वो उस व्यक्ति को दूसरे समूहों के बारे में विभिन्न प्रकार के ऐसी चीजें बताता है या ऐसी चीजों की जानकारी देता है जिससे व्यक्ति दूसरे समूहों के बारे में अपने मन में विभिन्न प्रकार के निर्णय कर लेता है, जबकि निर्णय करने से पहले वो किसी तरह से जांच पड़ताल नहीं करता। जब व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो उसका व्यवहार पूर्वाग्रह से परिचालित होने लगता है और ऐसा व्यक्ति समूह तनाव को जन्म देता है। समूह तनाव का दूसरा कारण है रूढ़ियुक्तियां। रूढ़ियुक्तियां वे काल्पनिक विचार हैं जो कि किसी तर्क पर आधारित नहीं होते।
बल्कि व्यक्ति की पसंद या नापसंद पर आधारित होते हैं। यानी कोई समूह जब किसी दूसरे समूह को या किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो उसके बारे में एक काल्पनिक विचार बना लेता है जो कि पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से जब समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को नापसंद करता है उसके बारे में एक नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार बना लेता है और सकारात्मक या नकारात्मक विचार बनते हैं जो कि व्यक्ति की पसंद या नापसंद पर आधारित होते हैं। ये किसी तर्क पर आधारित नहीं होते, यानी इनका कोई प्रमाण नहीं होता है। सामान्य रूप से किसी जाति या संप्रदाय के प्रति कोई ऐसी धारणा बना ली जाए जिसका वास्तव में कोई प्रमाण न हो। समूह तनाव को उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में रूढ़ि युक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये रूढ़ि युक्तियां पूर्वाग्रहों का निर्माण भी करती हैं और समूह तनाव को उत्पन्न करती हैं। अभ्यानुकूलन यानी कि कंडीशनिंग होती क्या है? जब कोई व्यक्ति बचपन से ही दूसरे किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी वस्तु के बारे में कुछ खास तरह का अनुभव करता है, उस अनुभव को वो क्या करता है, अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है, यानी आत्मसात कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और फिर उसे सभी व्यक्तियों पर, सभी समूहों पर या सभी वस्तुओं पर लागू कर देता है। तो ये होती है कंडीशनिंग यानी अभ्यानुकूलन। यानी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उस विचार को स्थायी रूप से बिठा लेता है और अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए एक बच्चा है, वो अपने परिवार में इस बात को सुनता है कि मांसाहार करना जो है यानी नॉनवेज खाना अनैतिक है, पाप है। अब जब बार बार वो चीज़ सुनता है बच्चा तो उसके मस्तिष्क में इस बात की स्थायी छाप पड़ जाती है और वो क्या होता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और इस कंडीशनिंग के अधीन होकर व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों को पापी समझने लगता है जो कि मांसाहार करते हैं यानी नॉनवेज खाते हैं। तादात्म्य एवं अंतःक्षेपण, व्यक्ति जिस भी समूह का सदस्य होता है उस समूह के अन्य लोगों के साथ वो तादात्म्यकरण स्थापित कर लेता है, यानी जो उसके विचार हैं, जो सोच है, वो समूह के अन्य लोगों के जैसी ही हो जाती है। तो जिस समूह का व्यक्ति सदस्य होता है उसे अंतः समूह यानी इन ग्रुप कहते हैं और जो बाकी समूह होते हैं उन्हें आउट ग्रुप यानी बाह्य समूह कहा जाता है। अंतः समूह होता है उसमें और जो बाह्य समूह होते हैं उनके विचारों में अंतर होता है, जिसकी वजह से इन दोनों ही समूहों के मध्य संघर्ष होता है और ये जो संघर्ष होता है वो समूह तनाव का कारण बनता है। सामाजिक दूरी, जब एक समूह किसी दूसरे समूह के साथ किसी निकट संपर्क में नहीं आता और न ही इनमें आपस में किसी प्रकार की सोशल गैदरिंग होती है तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति को सामाजिक दूरी कहा जाता है। विभिन्न वर्गों में सामाजिक दूरी के कारण आपसी वैमनस्य बढ़ता है यानी आपस में विद्वेष बढ़ता है और ये जो वैमनस्य होता है वो समूह तनाव का कारण बनता है। भ्रामक विश्वास, रूढ़ियाँ और प्रचार, ऐसे संप्रदाय जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ गलत रूढ़ियाँ, विश्वास और गलत प्रचार यानी मिथ्या प्रचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी कि ये समाप्त नहीं होते। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग इन्हें सुन सुनकर वास्तविकता मानते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि इनके बीच में सामाजिक संपर्क नहीं होता यानी मेल जोल नहीं होता। तो मेल जोल के अभाव के कारण इन रूढ़ियों और विश्वासों को दूर करना भी संभव नहीं होता क्योंकि इनके बारे में वास्तविकता पता ही नहीं चल पाती है। भ्रामक रूढ़ियाँ, विश्वास और प्रचार होते हैं, ये समूह तनाव का कारण बन जाते हैं। मिथ्या दोषारोपण, एक समूह अपने प्रतिद्वंदी समूह को यानी जिसके साथ उसका कंपटीशन है या जिसके साथ उसका विरोधाभास है, ऐसे समूह को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के दोषारोपण करता है और ये दोषारोपण करने के लिए उसके बारे में अफवाह फैलाना, कार्टून बनाना या व्यंग्य करना, आर्थिक भेदभाव करना, इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध लगाना या उसकी संपत्ति को तोड़ना फोड़ना शामिल होता है। तो इस प्रकार के कार्य करता है और ये जो मिथ्या दोषारोपण होता है इसके द्वारा समूह तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ऐसे व्यक्ति जो समायोजन दोष से पीड़ित होते हैं या फिर जिनका व्यक्तित्व असंतुलित होता है, ऐसे व्यक्तियों में फ्रस्ट्रेशन, सहनशीलता का न होना, आतंक और असुरक्षा की भावना का होना,
मानसिक अंतर्द्वंद का उत्पन्न होना या हीन भावना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पूर्वाग्रहों से बहुत जल्दी ग्रसित होते हैं, यानी पूर्वाग्रहों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति समूह तनाव को जन्म देते हैं। हमने समूह तनाव के सामान्य और मनोवैज्ञानिक कारणों का अध्ययन कर लिया। अब समूह तनाव के निवारण के उपायों को जानना भी आवश्यक है। सबसे पहला उपाय है उचित शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की कमी और बाह्य समूह के प्रति अज्ञानता। बाह्य समूह यानी जिस समूह का व्यक्ति सदस्य है उसके अलावा बाकी सारे समूह बाह्य समूह कहलाते हैं। तो बाह्य समूह के प्रति जानकारी नहीं होती व्यक्ति को, जिसके कारण जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनमें तनाव बढ़ता है। शिक्षा के द्वारा निष्पक्ष जानकारी, यानी जो बाह्य समूह है उनके बारे में बिना पक्षपात के यानी निष्पक्ष तटस्थ जानकारियां व्यक्ति को जब प्राप्त होती हैं तो वो समूह तनाव को कम करने में सहायक होती हैं। शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। जब विभिन्न वर्गों के बालक विद्यालय में जाते हैं तो उनमें समानता और मित्रता का संबंध स्थापित होता है और ये जो संबंध होते हैं ये समूह तनाव को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बाल्यावस्था से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिसमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के जो अच्छी बातें हैं उनको बताया जाए और साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि सभी धर्मों के लोग दूसरे धर्म और संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकें। इससे क्या होगा, इससे वे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना आएगी। सहिष्णुता यानी सहनशीलता की भावना, एक दूसरे को बराबर समझना और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना। इसके कारण सद्भाव, प्रेम और अच्छी सोच उत्पन्न होगी जो कि समूह तनाव को दूर करने में सहायक है। व्यक्तित्व का संतुलित विकास। समूह तनाव को दूर करने के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही यानी बाल्यावस्था से ही व्यक्तित्व का संतुलित विकास किया जाए। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व असंतुलित होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है और समूह तनाव उत्पन्न होता है। तो ये ज़रूरी है कि व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो। एक संतुलित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं से मुक्त होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके विषय में पूरा एक वीडियो बना हुआ है जिसको आप ऊपर आई बटन में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ समायोजन दोषों का उपचार, यानी किसी व्यक्ति में अगर समायोजन दोष है तो उसका उपचार किया जाए और निर्देशन सेवाओं के विस्तार की बहुत ज़रूरत है। निर्देशन सेवाएं क्या होती हैं इसका भी वीडियो बना है और आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, आप वहां पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क। समूह तनाव का एक मुख्य कारण सामाजिक दूरी है, यानी व्यक्ति जो होते हैं वो जिस समूह में रहते हैं उस समूह के अतिरिक्त बाकी समूहों से उनका कोई बहुत संपर्क नहीं रहता, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि सामाजिक दूरी को कम किया जाए और उसे कम करने के लिए विभिन्न समूहों को एक दूसरे के संपर्क में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जातियों के व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर काम करने के अवसर प्राप्त हों, ये प्रयास किया जाना चाहिए। और जब विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर कोई काम करेंगे तो ऐसे में उनमें आपसी संपर्क और मेलजोल बढ़ेगा और जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी और समूह तनाव दूर होगा। व्यापक आदर्श एवं लक्ष्य। संकुचित जो लक्ष्य होते हैं यानी अपनी जाति को बढ़ावा देना, अपनी जाति का विकास करना, ये जो होते हैं इसके कारण समूह तनाव उत्पन्न होता है। और जो विभिन्न जाति वर्ग के लोग होते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनके जो आदर्श होते हैं वो दूसरे जाति और धर्मों के मानने वाले लोगों के लक्ष्यों और आदर्शों से बिल्कुल विपरीत या विरोधी होते हैं और इस कारण से समूह तनाव
उत्पन्न होता है। तो ये जरूरी है कि संकुचित लक्ष्य न बनाकर एक व्यापक लक्ष्य बनाया जाए। व्यापक लक्ष्य मतलब सर्वांगीण विकास, सबका विकास, पूरे राष्ट्र का विकास, पूरी मानव जाति का विकास। तो ये जो व्यापक लक्ष्य होगा ये सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होगा और सब लोग इसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से समूह तनाव समाप्त होगा। सामाजिक सुधार, समूह तनाव को दूर करने के लिए जो भी सामाजिक दोष हैं या जो भी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं या जो अंधविश्वास हैं, उनको दूर करना आवश्यक है। ऐसा करने पे सामाजिक जनजागरण आएगा और भेदभाव समाप्त होंगे। आर्थिक सुधार, आर्थिक समस्याओं के कारण विभिन्न समूहों में समूह तनाव उत्पन्न होता है। तो ये जरूरी है कि आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो संबंधित वर्ग और समूह हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार की तरफ पहल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि कृषि और उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। वैधानिक सुधार, समूह तनाव को समाप्त करने के लिए कानून की सहायता लेना आवश्यक है। कानून के सहयोग से ऐसे सभी कार्यक्रमों, प्रथाओं और परंपराओं पर रोक लगनी चाहिए जो कि जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद को बढ़ाते हों, और ऐसे लोग जो अफवाहें फैला रहे हों, ऐसे लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। युवकों का संगठन, युवा नई सोच वाले होते हैं और निश्चित रूप से समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के ऐसे संगठन बनाए जाएं जो कि जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ा सकें और समूह तनाव को दूर कर सकें। स्वस्थ साहित्य का निर्माण, ऐसे सभी साहित्यों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो समूह तनाव को प्रोत्साहित करते हों। ऐसे स्वस्थ साहित्य का सृजन करना चाहिए जो कि लोगों में उदारता, मैत्री भाव, सहयोग, विश्व बंधुत्व की भावना भर सके। स्वस्थ जनमत का निर्माण, समूह तनाव का सीधा संबंध सामान्य जनता के विचारों से होता है। सामान्य जनता के विचारों को बदलने के लिए ये जरूरी है कि स्वस्थ जनमत तैयार कराया जाए, और स्वस्थ जनमत प्रचार पर निर्भर करता है। तो प्रचार के विभिन्न साधन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, इनका उपयोग करके लोगों में सकारात्मक अभिवृत्तियां, यानी उनका पॉजिटिव सोच हो, उनके विचार पॉजिटिव हों और स्वस्थ जनमत का निर्माण करना चाहिए। जो भी मिथ्या प्रचार है, मिथ्या दोषारोपण है, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। राष्ट्रीयता का प्रचार, समूह तनाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीयता का प्रचार करना बहुत जरूरी है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक ये समझे किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा या किसी क्षेत्र का नागरिक बाद में है, सबसे पहले वो भारत का नागरिक है। इसके लिए क्योंकि वो भारत का नागरिक है, इसलिए छोटे छोटे समूहों का विकास न करके पूरे राष्ट्र के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक समायोजन में वृद्धि, समूह तनाव का एक मुख्य कारण सामाजिक कुसमायोजन है। यानी व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता या एडजस्टमेंट खराब तरीके से करता है, जिसकी वजह से समूह तनाव उत्पन्न होता है। तो ये जरूरी है कि व्यक्ति अपने वातावरण से, अपने परिवेश से समायोजन स्थापित करे, और जब व्यक्ति समायोजन स्थापित कर लेगा, समूह तनाव समाप्त हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने समूह तनाव के अर्थ को समझा, समूह तनाव के कारण और उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल KB Thin क्लास। नमस्कार।